हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी कक्षा से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या कोई किसी तरह का चार्ज पे करना पड़ेगा। कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट विद एक्सपर्ट्स। यहाँ पर क्या है, हिंदी मीडियम के सारे एक्सपर्ट्स हैं आपके सामने, जो आपके लिए लेके आएंगे बेस्ट क्वालिटी का बेस्ट कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी के साथ हम होंगे कामयाब। क्यों? क्योंकि हम होंगे कामयाब, बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा तो कामयाब तो होना ही होना है। ठीक है, तो इसी हम होंगे कामयाब के नारे के साथ हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर कि भाई नेक्स्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ने चाह रहे हैं वृत्त के 10.1 और 10.2 परिमेय के अनुसार हमने क्वेश्चंस किए थे। अब उन्हीं के कंबाइंड के अनुसार कुछ नए क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, जो कि कई बार बोर्ड में आपके पूछे भी जा चुके हैं, या फिर उस तरह के पैटर्न पूछे जाते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई कोई भी क्वेश्चन, किसी तरह का क्वेश्चन भी आपको बनता है तो आप उसमें हिचकिचाएं नहीं, कोई गलती ना करें और उसको बड़े प्यार से कर पाएं। तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 यानी टाइप 3 के तीसरे टाइप के क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखेंगे भाई क्वेश्चन कैसा है, कैसा क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है इसके अंदर क्या है, बिंदु P से वृत्त COR, मतलब जो वृत्त है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या उसकी R है। ठीक है, तो P से वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है जिसका नाम है PA और PB खींची गई है। ठीक है, यदि इस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु M पर खींची गई स्पर्श रेखा PB और PA और PB को क्रमशः K और N पर काटती है तो सिद्ध कीजिए KN बराबर में AK और प्लस में BN है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। ठीक है, तो भाई धीरे धीरे बनाएंगे तो चीज़ें समझ में आएगी भाई कहना क्या चाहता है, कैसे कैसे हम करें, क्या चीज़ करें। ठीक है, चलो भाई, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें तो पहले हमने एक वृत्त बनाया, भाई एक वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त बना लिया, इसमें कहा एक P बिंदु से इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो एक P बिंदु बनाया, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा यहाँ जा रही है और एक स्पर्श रेखा नीचे जा रही है। ठीक है, ये P बिंदु है, ये PA है और B है। ठीक है, इसका केंद्र है O। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ठीक है, केंद्र O हो गया इसका, बिल्कुल सही। उसके बाद इसने क्या है, यदि इस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु M पर खींची गई स्पर्श रेखा PA और PB को क्रमशः K और N पर काटती है। मतलब इसी में क्या है, कोई एक बिंदु है, ठीक है, जिस वृत्त पर है और बिंदु ऐसे खींचेगा। बोलोगे सर बिंदु यहाँ क्यों खींचा, हम यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इसने कहा है बिंदु ऐसे है कि उससे जो स्पर्श रेखा खींची गई है, बिंदु ऐसी है जिससे स्पर्श रेखा जो खींची गई वो PA और PB को काट रही है K और N पे, PA और PB को काट रही है K और N पे। तो भाई यहाँ पर एक बिंदु है, इससे मैं एक स्पर्श रेखा अगर ऐसे खींचता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस बिंदु और इस बिंदु को यहाँ पर काट रही है। ठीक है, तो PA को काट रहा है K पर, PB को काट रहा है N पे, यानी कि ये बिंदु है K और ये बिंदु है N। ठीक है, ये दो बिंदु हो गए। ओके, चलो भाई अच्छी बात है, ये आ गया। तो सिद्ध कीजिए कि KN बराबर, KN मतलब ये जो KN है पूरा, ये किसके बराबर है, ये AK और BN के बराबर है, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, चलो भाई, तो पहले देखते हैं भाई दिया हुआ क्या क्या है। दिया है कि कंडीशन में यहाँ देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि एक वृत्त दे रखा है हमें, जो कि क्या है COR, मतलब इसकी त्रिज्या जो है क्या है वो R है। ठीक है, इसका केंद्र जो है वो O है। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखा है। इसमें PA तथा PB स्पर्श रेखा है। ठीक है, PA और PB क्या है, स्पर्श रेखा है इसके अंदर। चलो भाई ये भी चीज़ हो गई है। उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है हमें KN का मान जो है, KN जो है वो AK प्लस में BN के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ओके जी, चलो नो प्रॉब्लम, इतनी चीज़ें हो गई हमारे पास। ये बिंदु यहाँ पर ऐसे हैं। अच्छा, तो आते हैं सिद्ध पे। सिद्ध की बात करें तो सिद्ध में यहाँ पर क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं कि AK और इसको हमने M बिंदु ले लिया था,
ये एम बिंदु दे रखा था, एम बिंदु पर वो टच करता हुआ जा रहा था स्पर्श रेखा। तो इसमें हम देख सकते हैं, देखो के एक पॉइंट है, इससे क्या दो स्पर्श रेखा आपको दिख रही है, के से ही, के ए और के एम, ये दो स्पर्श रेखा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं के बिंदु से, के से हम लिख सकते हैं के ए बराबर में के एम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं, ठीक है, एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं, ये हो गया। उसी तरह से हम लिख सकते हैं भाई, क्या हो जाएगा, के ए बराबर में ये आ गया था, तो हम कह सकते हैं बी एन बराबर में एन एम, ये भी आएगा, बी एन बराबर में होगा एन एम होगा, ठीक है। और इसका भी रीजन सेम टू सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम भाई, एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ से अगर इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए, जोड़ने के लिए हम लिख देंगे क्या, समीकरण 1 में 2 को जोड़ा गया, ठीक है ना, दोनों समीकरण को जोड़ दिया गया। जोड़ते ही क्या हो जाएगा, देखो, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ेगा, मतलब के ए और बी एन जुड़ जाएगा, के ए और बी एन, के ए प्लस में बी एन बराबर में आ जाएगा क्या, के एम प्लस में एन एम, के एम प्लस में एन एम, ये चीज हो जाएगा। के ए प्लस में बी एन जो है वो के एम प्लस में एन एम के बराबर हो जाएगा। ये राइट वाला इसके साथ जुड़ गया है, चलो भाई ठीक है, ये जुड़ गया। अब बताओ के ए और बी एन, के ए और बी एन हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था के एन, के एन। अब यहाँ पे देखो के एम और एम एन, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, के एम और एम एन को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो पूरा के एन आ जाएगा, पूरा के एन आ जाएगा। के एम और एम एन को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, इसका हो जाएगा ये के एन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, तो ये चीज़ जो हमें निकालनी थी वही आ रही है, ए के और बी एन चाहिए था हमें, तो क्या यहाँ पर ए के और बी एन ही है, के ए लिखा है, कोई बात नहीं, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा ए के और प्लस में बी एन। क्या हमें यही सिद्ध करना था, तो हाँ जी, हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु से खींची हुई थी, तो उनको जस्ट हमने ऐसे लिखा और दोनों को जोड़ दिया। जोड़ते के साथ के एम और एन एम, के एम और एन एम मिलकर के एन हो गया, और बाकी दो चीज़ें हैं वो आपस में इक्वल में है, और वही इक्वल में हमें बताना था, ठीक है, वही चीज़ हमें बराबर में बताना था, और वो चीज़ सिद्ध हो गई है, ठीक है। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो यहाँ पर, और नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, और आते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। चलो भाई, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि त्रिभुज में, चित्र में त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC दे रखा है, का अंतःवृत्त खींचा गया है। देखो त्रिभुज के अंदर एक अंदर से एक वृत्त खींचा गया है जो तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, ठीक है ना। जो भुजाएं AB BC CA को क्रमशः बिंदु DE F पर स्पर्श करता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं क्रमशः 8, 10 और 12 सेंटीमीटर होती है, यानी इसमें एक भुजा तो 8 की हो गई है, ठीक है, एक 10 की हो गई है, और एक 12 की हो गई है, ठीक है। इस अनुसार तीनों भुजाएं हो गई हमारे पास। चलो भाई, तो AD BE और CF, AD BE और CF, ये तीनों भुजाएं हमें ज्ञात करनी है, ये तीनों भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। चलो भाई, इसमें से पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दे रखा है। दिया है, मैं देखते हैं, तो इसमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC का अंतःवृत्त खींचा गया है, ठीक है भाई। एक ये क्या कर दिया गया है, वृत्त, अंतःवृत्त इसके अंदर खींचा गया है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद अंतःवृत्त खींचा गया है, उसमें हम क्या रखा है, भुजाएं जो हैं AB BC तथा
सी ए, ये क्रमशः किस पे हो रहा है, डी, ई और एफ पर स्पर्श करती है। ठीक है, यानी यह इसमें हम क्या लिख दिया कि भाई तीन भुजा जो है, तीनों भुजाएं इन पॉइंट पर स्पर्श करती है, तो ये हमारे दिया हमें आ गया। देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पूरे स्टेटमेंट के थ्रू ही लिखना पड़ता है, तभी हमें इतनी बातें इसमें लिखनी पड़ रही हैं। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद दिया है के बाद आएगा क्या, सिद्ध करना है, सॉरी ज्ञात करना है। इसमें ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है इसमें, तो ज्ञात करने की बात करें तो इसमें हमें ज्ञात करना है ए डी, ये ज्ञात करना है बी ई, ये ज्ञात करना है, और सी एफ ये ज्ञात करना है। ये तीन चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, कि ए डी कितना है, बी ई कितना है और सी एफ कितना है, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, तो इसमें आते हैं, हल में आते हैं। तो इसमें हम पहले मान लेते हैं, क्या माना, क्या माना है हमने, तो हम मान लेते हैं ए डी को मान लेते हैं एक्स, ए डी बराबर में एक्स मान लेंगे। ठीक है, और बी ई को वाई मान लेते हैं, और सी एफ को जेड मान लेते हैं। ये तीन चीज़ें हमने मान ली है। यानी ये चीज़ हमारी होगी एक्स की, ये हो गई है वाई की, और ये जी हो गया, जेड हो गया। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। अब देखो, अगर ये एक्स का है, अगर ये एक्स का है तो ये भी एक्स का होगा एक्स का। अगर ये वाई का है तो ये भी वाई का होगा। अगर ये जेड का है तो ये भी जी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि भाई एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं जो खींची जाएगी, वो दोनों चीज़ रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दोनों वाई बराबर हो जाएंगे। चलो भाई ठीक है, इसी तरह से वाई बराबर, एक्स बराबर और जेड बराबर, तीनों चीज़ें बराबर हो गई हैं। चलो भाई, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हल में आते हैं। तो हल के अंदर क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, चलो मैं हल पहले यहीं लिख देता हूँ, क्या चीज़, यहीं पे लिख देते हैं ए डी बराबर में ए एफ होगा और बराबर में एक्स होगा। ठीक है, बी डी बराबर में बी ई होगा, बराबर में वाई होगा। उसके बाद सी ई बराबर में सी एफ होगा और बराबर में जेड होगा। ठीक है, और ये आ गया आपका पहला समीकरण, पहला समीकरण, दूसरा और तीसरा। ये तीन बातें हो गई है जो हमारी कंफर्म हो गई हैं कि भाई ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ये चीज़ें कंफर्म हो गई हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि भाई y प्लस एक्स कितना होगा, 8 होगा भाई, इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल 8 होगा। 8 तो दे ही रखा था हमें। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, तो इसमें क्या है, दिया है कि अंदर ये भी चीज़ें हमें लिखनी होगी, क्या कि भाई ए बी कितना है, 8 है, बी सी 10 है, और सी ए ये 12 है। ठीक है, ये चीज़ें हमें दे रखी थी, तो ये चीज़ें भी हमें लिखनी होगी यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ जाएगी। ओके, चलो भाई, तो यहाँ से क्या है, हम लिख सकते हैं भाई ए बी के अकॉर्डिंग x प्लस में y बराबर में 8 आएगा। तो हम यहाँ नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे x प्लस में y बराबर में 8 आएगा। क्यों, क्योंकि ए बी कितना था, 8 था। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके बाद हम नेक्स्ट लिखते हैं बी सी बराबर में कितना आएगा, 10 है, तो y प्लस जेड बराबर में कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं बी सी बराबर में 10 है, यानी y प्लस जेड, यानी जो z हमारा पास है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सी ए कितना है, सी ए हमें दे रखा है 12 का, और 12 के लिए क्या, z प्लस में x, यानी z प्लस में x जो आ रहा है ये 12 का आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने कर दिया 4th पार्ट, 5th और 6th, ये चीज़ आ गया। अब देखो, अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ, तो क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 4, 5 और 6 इन तीनों को जोड़ा गया। इन तीनों को जोड़ते क्या हो जाएगा, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, तीनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई प्लस में वाई जेड
प्लस में जेड एक्स, इन तीनों को जोड़ दिया और तीनों को जोड़ते ही हमारे पास क्या आ रहा है 8 प्लस में 10 और प्लस में 12, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे देख सकते हो एक्स एक्स 2x, वाई वाई 2y, जेड जेड 2z, तो यानी हम लिख सकते हैं इसमें 2 कॉमन लेके x, y और z इस तरह से लिखा जा सकता है। बराबर में कितना आ रहा है, तो ये 30 आ रहा है। इस 2 को नीचे लेके जाएंगे या फिर 2 को यहीं से काट देते हैं तो 15 पे कट जाएगा और हम देख पा रहे हैं x प्लस वाई प्लस में z, ये 15 आ गया और इसको मैंने मान लिया है, ये तो विकल्प लिख दिया, ये छठी इक्वेशन थी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 7वीं इक्वेशन, ठीक है, 7वीं इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या चीज़, देखो 7वीं इक्वेशन हमारी ये आ गई है। अब इसमें से कोई सी भी, जैसे कि हम करते हैं क्या, समीकरण चौथे और 7वें से किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड 15 है, देखो कह सकते हैं ना x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 15 है और हमें पता है x प्लस वाई 8 है, तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, 8 लिखा जा सकता है। तो मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ, 8 लिख देता हूँ और 8 को दूसरी साइड भेजेंगे तो z का मान कितना आ जाएगा, तो 15 माइनस 8 यानी z आ गया 7, ठीक है, ये 7 आ गया। वही अगर मैं करता हूँ समीकरण पांचवें और 7वें के अनुसार, तो उस कंडीशन से क्या होगा, तो फिर से वही आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, ये 15 है और हमें पता है y प्लस जेड कितना है, 10 है, तो इस y प्लस जेड को मिटाएंगे यहाँ से और इसकी जगह लिखा 10 और 10 को दूसरी साइड भेजेंगे तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है समीकरण छठी और 7वें के अकॉर्डिंग, 6 और 7 के अनुसार क्या हो जाएगा, तो 6 और 7 के अनुसार कहा जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 15 है और यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्या चीज़, z प्लस एक्स कितना है, 12 है, तो इस z और x को हटाएंगे हम, z और x की जगह हम लिख सकते हैं क्या चीज़, 12 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखा हमने 12 और y का मान कितना आ गया, तो 3 आ गया, ठीक है। यहाँ देख लीजिए हमें निकालना क्या था, निकालना हमें ए बी बी ई और सी एफ था और उसको हमने माना था एक्स वाई जेड, तो वही एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं एक्स को लिखेंगे ए डी, यानी इसके अकॉर्डिंग ए डी कितना आ रहा है, ये 5 आ गया और यही हमें निकालना था, ठीक है ना। दूसरा क्या चीज़ निकालना था हमें, दूसरा था बी ई निकालना है जो कि वाई था, तो बी ई की बात करें, बी ई ये है, तो बी ई आ गया है हमारे पास, ये वाई आ गया है, ये चीज़ भी निकल गई हमारी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सी एफ है, जेड है, तो सी एफ भी देखेंगे, तो सी एफ इसको कह सकते हैं सी एफ, तो सी एफ निकल गया है जो कि 7 आ गया सेंटीमीटर, ये चीज़ें आ गई, सब कुछ सेंटीमीटर में ही चल रहा है तो सेंटीमीटर में ही लिखना होगा हमें, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं भूल सकते। बी ई वाई 3 था, 3 सेंटीमीटर में हो जाएगा ये चीज़, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है कि ये तीनों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली है किस तरह से निकलेगी, तो हुआ कुछ नहीं, देखो ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसमें क्या था कि भाई जो भी भुजा थी, भाई ये 8 है, इसको एक्स वाई माना तो एक्स वाई बराबर में 8 आ गया, एक्स प्लस वाई, और वाई प्लस जेड बराबर में 12 आ गया और जेड प्लस वाई बराबर में 10 आ गया। 3 इक्वेशन हमारी बननी थी और तीनों इक्वेशन हमने यहाँ पर वही लिख दिया है, ठीक है, और तीनों को जोड़ा और एक इक्वेशन बन गई है। और इसी के अनुसार किसी के साथ भी कर रहे हैं तो उससे वो अलग वैल्यू निकल जा रही है। इसके साथ अगर पहले को कर रहे हैं तो एक्स वाई को रखा 8 और जेड का मान निकल गया, उसी तरह से तीनों को हमने निकाल दिया। अब सो सिंपल, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो नेक्स्ट में लिखा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, जैसे कि आप देख रहे हो इस चित्र में ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। चलो ठीक है, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है। P से स्पर्श रेखा क्या है, PA और PB क्या है, स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो दर्शाना है कि दर्शाइए त्रिभुज चतुर्भुज जो है AOBP, जो AOBP जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है, AOBP ये चतुर्भुज है आपका, ठीक है। ये चतुर्भुज जो दिख रहा है वो क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय क्या होता है पहले ये बताइए, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा तो चक्रीय का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज,
ऐसा चतुर्भुज जिसमें उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 हो जाए उसे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाएगा। यानी अगर इन दोनों का O का और P का योग 180 हो और A और B इसका भी योग 180 हो, अगर ऐसा होता है तो ये चक्रीय चतुर्भुज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमें करना है। मतलब कंडीशन ये, चक्रीय निकालने के लिए हमें आमने सामने के कोणों के योग को 180 सिद्ध करना होगा। एक तो मैं तुम्हें बताता हूँ डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, ठीक है, और मेन चीज़ है बोर्ड में हमें लिख के करना पड़ेगा पूरा, तो उसके लिए आपको पूरे स्टेप वाइज भी करवाऊंगा मैं किस तरह से होगा। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट में देखते हैं डायरेक्ट कैसे होगा। तो डायरेक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, तो ये आपको पता है ये 90 का होगा, ये 90 का होगा, क्यों भाई त्रिज्याएं और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 90 का होता है, तो ये 90 का होगा। यानी हम कह सकते हैं आमने सामने कोणों का योग 180 हो गया, तो जी हो गया। अब चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 360 होता है, तो 2 का 180 हो गया, तो इन दोनों का भी तो 180 हो गया, तो आ गया। यानी आमने सामने की भुजाओं, अपने आमने सामने की कोणों का योग कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, यानी कि ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, ओके भाई, चलो भाई हो गया इतनी सी बात में। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, इसको करते हैं पूरे स्टेटमेंट के थ्रू, कैसे स्टेटमेंट के थ्रू लिखा जाएगा। ठीक है, चल सबसे पहले लिखते हैं, हमें दिया है क्या क्या चीज दे रखा है, क्या दिया है, ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है भाई, केंद्र लिख दिया। उसके बाद PA तथा PB, PA और PB ये क्या चीज है, ये स्पर्श रेखाएं हैं। ये स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है भाई, PA और PB क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। दर्शाइए कि AOBP ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमें दर्शाना है, तो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी मैं लिख दूं यहाँ पे कि चतुर्भुज AOBP चक्रीय है। ठीक है, ये एक चक्रीय है, ये हमें सिद्ध करना है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद देखो चक्रीय के साथ साथ मैं लिख दूं एग्जैक्टली निकालना क्या है, तो एग्जैक्टली ये निकालना है कि एंगल A प्लस में एंगल B बराबर में 180 होना चाहिए, और एंगल O प्लस में एंगल P बराबर में 180 होना चाहिए। ये चीज़ें सिद्ध करनी है, तब जाके ये निकलेगा आपका कि चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं इसमें सिद्ध पे। सिद्ध की बात करें तो सिद्ध में इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लिखेंगे भाई चारों कोणों का योग। देखो AOBP क्या है, एक चतुर्भुज है, तो हम लिखेंगे चतुर्भुज AOBP में क्या लिख सकते हैं कि चारों कोण जो हैं A है, O है, B है और P है, इन चारों कोणों का योग 360 होगा, ये हमें पता है। ठीक है, कि भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो ये साथ में लिख भी सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। ठीक है, ये 360 होता है। डन, चलो भाई इसके बाद हम कह सकते हैं, क्या चीज़ कह सकते हैं कि भाई कोण A जो है वो 90 का होगा, और कोण B जो होगा वो भी 90 का होगा। क्यों होगा, तो त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण, भाई त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 का होता है, तो 90 का हमने लिख दिया, दोनों में यही रीजन होगा, ये चीज़ होगी। अब देख सकते हैं A और B 90 का, यानी A और B 90 का है, तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या कि भाई इसी के अंदर लिख सकते हैं कि समीकरण इसमें A और B का मान, कोण A तथा कोण B का मान, समीकरण कौन सा है, ये एक समीकरण मान लिया हमने, एक मान लिया, तो A और B का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखा गया, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, A का मान कितना है 90 और B का मान 90 है, इसको 90 90 लिखा हमने, 90
प्लस में कोण ओ प्लस 90 प्लस कोण पी बराबर 360 होगा। ठीक है, ये 360 हो गया। 90 90 180 हो गया, 180 को उठा के दूसरी साइड भेज देंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोण ओ प्लस में कोण पी बराबर क्या होगा, 360 में से 180 घट जाएगा और ये बच जाएगा 180 डिग्री। तो यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, तो ये चीज़ आ गई है। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास कि O और P दोनों का योग 180 है, तो ये चीज़ 180 है ही, और A और P तो दोनों 90 के थे ही, तो दोनों का योग 180 है, तो ये भी 180 है। तो यहाँ से हमारा सिद्ध हो गया कि भाई, मैं अगले पेज पे लिख भी देता हूँ इसमें कि एंगल A और B कोण A प्लस में कोण B ये भी आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, तब चतुर्भुज AOBP ये नाम है इसका, ठीक है ना, AOBP जो है वो क्या है, चक्रवीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी और वो चीज़ सिद्ध हो गई है। ठीक है, ये एक डायरेक्ट भी बता दिया और एक पूरे स्टेटमेंट के थ्रू, क्योंकि हमें बोर्ड में लिखना है पूरा। ठीक है, और इसके एक तरीके से लिखना है जिससे कि एक नंबर भी ना कटे हमारा। ठीक है ना, आधा नंबर भी ना कटे। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पर क्या है, इसको स्टेटमेंट को पूरा नोट कर सकते हो। ठीक है, और इसको नोट कर सकते हो, और उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, इसमें देखो, इसमें एक चित्र में वृत्त जो है C है, जिसमें केंद्र O है उसका और त्रिज्या उसकी R है। चलो ठीक है, और दूसरा C है, दूसरा मतलब ये छोटा वाला C है। ठीक है, छोटा वाला वृत्त है और उसकी त्रिज्या क्या है, O है, O इसकी त्रिज्या O डैश है, यानी O डैश कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, O डैश को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, ये O डैश हो गया, यहाँ पर O डैश हो गया, और इसकी त्रिज्या जो आ रही है वो कितनी, R/2, मतलब बड़े वाले की जो त्रिज्या थी उसका आधा है, उसका आधा इसकी त्रिज्या है। ठीक है, R/2 आ गया। ठीक है, एक बिंदु को A एक दूसरे को बिंदु A पर अंतर स्पर्श करती है। दोनों को क्या है, देखो ये वृत्त जो है वो बड़े वृत्त को A पर टच कर रही है। ठीक है, स्पर्श कर रही है। चलो भाई ठीक है, यदि वृत्त OR मतलब जो बड़ा वाला वृत्त है कि जीवा AB, उसकी जीवा क्या AB, देखो बड़े वाले वृत्त की जीवा AB है। ठीक है ना, ये जीवा AB है, वृत्त COR मतलब छोटे वाले वृत्त को C पर काटती है। देखो AB जो जीवा है वो छोटे वृत्त को C पर काट रही है, इतने से बता दिया है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, AC और CB बराबर है, यानी AC और CB बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलो भाई, सिद्ध करने के लिए इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ दे रखा है। तो इसमें दे रखा है हमारे पास दो वृत्त दे रखे हैं, कौन कौन से, COR दे रखा है और CO'R/2 दे रखा है। ये दो चीज़ें हमें दे रखी है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, जीवा इसमें लिख देते हैं इस तरीके से, वृत्त COR में कि जीवा जो है वो क्या दे रखा है, AB दे रखा है। ठीक है, और वृत्त CO'R को C पर काटती है। ठीक है, ये चीज़ हो गया भाई, C पर काटती है, ये चीज़ हमें दे रखा है। अब हमें इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या चीज़, AC बराबर में CB, ये सिद्ध करना है कि भाई AC और CB क्या है, बराबर है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। चलो भाई, इसको कर लेते हैं। तो इसमें आते हैं सिद्ध पे। ठीक है, तो सिद्ध की बात करते हैं। सिद्ध में इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपको दिख रहा है ये भी, ये पूरा एक क्या है, बड़े वृत्त का ये त्रिज्या है OA जो है। ठीक है, और छोटे वृत्त का क्या है, ये व्यास है, छोटे वृत्त का व्यास है। तो हम कहेंगे इसमें वृत्त COR/2 में इसमें देखा जाए तो ये क्या है, AO क्या है, व्यास है।
AO क्या है, व्यास है। तब क्या हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कोण ACO। देखो व्यास से जब भी कोई कोण बनता है तो वो हमेशा 90 का बनता है। वृत्त के परिधि पर टच होता हुआ अगर कोई भी व्यास से कोण बनता है तो वो क्या होगा, वो 90 डिग्री का बनता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं तब कोण ACO ये कितने का आएगा, ये 90 डिग्री का आ जाएगा। चलो भाई ये 90 डिग्री का आ गया, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं क्या, उसके बाद लिख सकते हैं भाई AO बराबर में OB है। AO जो है वो OB के बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ हो गई है। उसके बाद क्या चीज़ है, OC बराबर में OC, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, उभयनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन है भाई, कॉमन आ रहा है। अब तुम इसमें देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, एक कोण बराबर हो गया, ठीक है, समकोण वाला। कर्ण इसका कर्ण बराबर है भाई, कर्ण भी बराबर हो गया, और OC भी बराबर है, यानी एक भुजा बराबर होगी। यानी एक समकोण राइट एंगल, कर्ण हाइपोटेन्यूज, और एक भुजा मतलब साइड RHS से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि भाई त्रिभुज, तब त्रिभुज AO नहीं है, ACO सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BCO के, किससे, RHS से, RHS से सर्वांगसम हो गया। अगर ये सर्वांगसम हो गया है तो भाई इसकी संगत भुजाएं तो बराबर होगी। भाई सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं एक समान होती है, तो यानी हम कह सकते हैं क्या कि इसमें AC बराबर में हो जाएगा CB, AC बराबर में CB। और क्या हमें यही निकालना था, तो हाँ भाई हमें यही निकालना था। तो ये चीज़ आ गई है कैसे, CPCT के अनुसार, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं हैं, ठीक है, वो बराबर हैं, तो उसके अनुसार हो जाएगा। तो उसको हम CPCT कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। चलो भाई, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस देख के आपको डर लगना था, कंफर्म डर लगना था कि भाई क्या क्या लिख दिया, क्या दे दिया, ठीक है। लेकिन इसको समझने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस नहीं होने वाली है। तो चलो भाई, इसको आप नोट कर दीजिए, और उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, जिसमें AB AC के बराबर है, जो कि 6 सेंटीमीटर है, जो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत इंस्क्राइब्ड, ठीक है, हो, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या क्या रखा है। तो इसमें कहा है भाई, एक तो वृत्त है भाई, एक वृत्त हमने बना दिया, ठीक है भाई, वृत्त बना दिया। उसके अंदर इसने कहा है कि त्रिभुज है ABC, जिसमें AB और AC क्या है, 6 है, और इसका त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर का। तो यानी कि ये कुछ इस तरीके का बनने जा रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा ABC, ठीक है। इसका केंद्र आ रहा है इसमें O, ठीक है। इसमें अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो त्रिज्या कितनी आ रही है, त्रिज्या है 9, ठीक है, इसकी त्रिज्या 9 आ गई है। ओके भाई, और ये वृत्त के अंदर है, इंस्क्राइब कर रहा है, तो सर्कल वृत्त के अंदर ही त्रिभुज बना है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं वृत्त पर टच है, इसलिए इसको कहा गया अंतर्गत है, तो वो अंतर्गत आ गया, ठीक है। चलो भाई, इसको मैं चाहूँ तो इससे भी टच कर देता हूँ, इसको क्या करते हैं, ठीक है, हो गया। अब इसमें देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ दे रखा है, निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चलो भाई, इसका निकाल देंगे, कैसे निकलेगा, पहले आते हैं दिया है पे, क्या दे रखा है, तो दिया हुआ है त्रिभुज ABC वृत्त के अंतर्गत है, ठीक है भाई, वृत्त के अंतर्गत हो गया, क्या चीज़ है, ABC वृत्त के अंतर्गत, वृत्त के अंदर अंदर है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है भाई, AB बराबर में AC, AB बराबर में AC हमें ये भी दे रखा है, AB बराबर में AC बराबर में 6 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है। और उसके बाद इसकी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई, त्रिज्या
बी ओ, त्रिज्या क्या है, बी ओ है, जो कि कितना है 9 सेंटीमीटर है, ये भी हमें दे रखा है। ओके, चलो भाई, अब इसमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जो ए बी सी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलो भाई डन। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना क्या करने वाले हैं, तो इसमें हम ज्वाइन करने वाले हैं क्या, एक पी पॉइंट लेने वाले हैं जो कि बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, एक पी पॉइंट ले लिया हमने, पी बी सी का मध्य बिंदु लिया। मध्य बिंदु ले लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया गया है, ओपी तथा पीए को मिलाया गया। चलो भाई मिला देते हैं इसको, ए पी को मिलाया और पी ओ को मिला दिया, ये चीज़ें हमने मिला दी हैं। ठीक है, अभी लंब है कि नहीं है इस पर भी चर्चा करेंगे भाई, है कि नहीं है। ठीक है, अभी तो मिलाया गया है। ठीक है, अब आते हैं इसमें हल में। अब हल की बात करूं तो केंद्र से किसी जीवा पे, केंद्र से किसी जीवा के मध्य बिंदु को टच किया जाता है तो वो हमेशा लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लंब होगा। ओके, और ऊपर किसी समद्विबाहु त्रिभुज में, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर कोई सामने वाली भुजा के, जैसे तो ए बी और ए सी बराबर है, तो उसके सामने वाले की भुजा, ए के सामने वाली भुजा के केंद्र को जब मिलाया था तो ये भी 90 डिग्री का ही होता है, तो यहाँ ये भी 90 का ही होगा। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि ए पी ओ ये एक रेखा है जो कि बी सी को लंब समद्विभाजक करती है। ठीक है, बीच में काट रही है। तो यहाँ पर हम इसमें कह सकते हैं क्या चीज़, ए पी बी सी का मध्य बिंदु है, पी जीवा बी सी का मध्य बिंदु है। चलो भाई, पी जो है वो जीवा का मध्य बिंदु है। ठीक है, तब हम कहेंगे ओपी जो है वो लंब होगा बीसी पर, तथा एपी जो है वो लंब होगा बीसी पर। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, इतनी बात हो गई ख़त्म। ठीक है, कि ओपी जो है लंब है और एपी जो है वो लंब है, इतनी बात हमारी हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं भाई ये कितने का है, ये 6 का है, ये कितने का है तो 9 का है, ये चीज़ें हो गई हमारे पास। ओके, चलो भाई, इसको मैंने मान लिया x, इसको x मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं भाई त्रिभुज ए पी बी में, त्रिभुज ए पी बी में इसमें देखते हैं तो इसमें भी कोण क्या है, कोण P जो है वो 90 का है, तो इस पर लगेगा पाइथागोरस लगने वाला है। ठीक है, कोण P जो है वो 90 का है, इसमें पाइथागोरस लगेगा, तो पाइथागोरस में क्या आएगा, तो 6 का वर्ग जो होगा वो x का वर्ग बराबर प्लस में BP के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं भाई, क्या नाम है इसका, AB का वर्ग, AB था, क्या था, AB का वर्ग, हाँ AB का वर्ग जो है वो AP का वर्ग प्लस में PB के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। ओके, तो इसको हम अगर लिखते हैं तो AB कितना है, तो AB हमारा है 6 का वर्ग और AP हमें नहीं पता, AP को हमने क्या माना है, x माना है हमने। ठीक है, x माना है, तो इसको हमने लिख लिया क्या कि ये भाई x का वर्ग है और ये PB का वर्ग है। चलो ठीक है, PB को भी हम मान लेते हैं कुछ, PB को हम क्या मान लेते हैं, तो इसको y मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, चलो भाई y मानेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम ले लेते हैं y, ये y का वर्ग आ गया। ओके, चलो भाई ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं त्रिभुज कौन सा वाला, तो त्रिभुज दूसरा वाला लेंगे, कौन सा, इधर वाला त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ वाला। तो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, तो इसमें लिख सकते हैं भाई BO का त्रिभुज कौन सा, BPO है, त्रिभुज BPO है।
में, ठीक है। इसमें भी समकोण है भाई, कौन सा कोण है, एंगल पी जो है वो समकोण है, ठीक है। तो भाई इसमें भी हम लिख सकते हैं क्या कि भाई बी ओ का वर्ग जो है, बी ओ का वर्ग जो है बी ओ का वर्ग जो है वो बी पी का वर्ग प्लस में पी ओ के वर्ग के बराबर है। भाई बी पी का वर्ग और पी ओ के वर्ग के बराबर है, इन दोनों के योग के बराबर हो गया। चलो भाई ठीक है। अब इसमें देख पा रहे हैं क्या चीज़ कि बी पी कितना है, पहले तो ये आ रहा है बी ओ आ रहा है 9, तो इसमें हमने लिख दिया 9 का वर्ग, ठीक है। और बी पी कितना है हमारे पास, तो बी पी हमें दे रखा है वाई, तो हम इसको वाई लिख सकते हैं। और पी ओ की बात करें तो पी ओ कितना है, तो पी ओ कितना है ये, तो देखो पूरा ये त्रिज्या था भाई, ये पूरा ओ ए क्या है, त्रिज्या है। अगर त्रिज्या में से x को घटा दे तो आ जाएगा पी ओ, ये आ जाएगा। तो हम इसमें पी ओ को लिख सकते हैं 9 माइनस में x, इसका वर्ग इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको जैसे 6 था वो 36 आ गया, बराबर में x का वर्ग प्लस में y का वर्ग, ये आ रहा था। यहाँ की बात करें तो ये आ रहा है 81 बराबर में y का वर्ग और प्लस में, इसको अगर खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2ab, यही फॉर्मूला होता है। चलो भाई ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, समीकरण 2 में से घटाया गया है 1 को, 2 में से 1 को घटाया, 2 में से 1 को घटाएंगे, घटाती लेफ्ट में से लेफ्ट घटेगा, यानी 81 में से घटेगा 36, ठीक है। राइट साइड की बात करें तो क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर वाई का वर्ग प्लस में 81 प्लस में एक्स का वर्ग माइनस में 18x है, ठीक है। ये चीज़ आ गई है। उसमें से हम घटाएंगे इसको, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर होगा और माइनस में वाई स्क्वायर होगा, ये चीज़ आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें से इसको घटा दिया है। अब देखते हैं कट क्या कह रहे हैं, तो वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। 81 में से 36 गया, 81 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ हम कह सकते हैं भाई ये कितना आ रहा है, 4 44 45 45 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, 81 माइनस में 18x है, ठीक है। इस 81 को उठा के इस साइड लेके आ जाते हैं, 81 को उठा के इधर लाएंगे तो 18x हो जाएगा, सॉरी 18 को उठा के इधर लेके आ जाएंगे तो 18x हो जाएगा, 45 को उधर ले जाएंगे, 81 माइनस में 45 है और ये आ रहा है कितना 36 और ये आ गया 18x, और 18 से 36 को हम काटेंगे तो कितना आ रहा है, x बराबर में 36 बटे में 18 आ रहा है, 18 दूनी 36, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। x का मान 2 सेंटीमीटर आ चुका है, जो कि यहाँ पर था। ये वाला x जो है हमारे पास, ये x जो है वो हमारा 2 सेंटीमीटर आ चुका है। अब इसने क्या कहा था, इसने कहा है भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है हाफ गुने में 1/2 गुने में आधार गुने में ऊंचाई होता है। तो भाई इसका आधार भी पता होना चाहिए, आधार के लिए y पता होना चाहिए, तो पहले हम y निकाल लेते हैं, ठीक है। y कैसे निकालेंगे, तो इस x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, को समीकरण 1 में रखा गया, ठीक है। 1 में रखा गया तो x का मान जैसे इसमें रखोगे तो क्या आएगा, तो 36 बराबर में 2 का वर्ग प्लस में y का वर्ग, इस 4 को उठा के इधर लाएंगे तो 32 आ जाएगा, बराबर में y का वर्ग आ जाएगा, और यहाँ से हम कह सकते हैं y का मान कितना आ गया, तो वर्ग इस साइड जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4√2 आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 16 गुने में 2 आ रहा है, इसका वर्ग आएगा भाई 32 को 16 गुने में 2, और 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है, √2 रह गया, यानी y का मान कितना आ गया, 4√2 आ गया, ठीक है। ये y आ गया हमारे पास, ठीक है। तो y भी हमारे पास आ चुका है और x भी हमारे पास आ चुका है, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर, भाई y भी आ गया और x भी आ चुका है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुने में 1/2 गुने में आधार यानी BC गुने में ऊंचाई AP होगा, ठीक है। तो हम इसमें आते हैं नेक्स्ट पे। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, ABC का क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा, हाफ होगा गुने में BC जो आधार है
और गुने में ऊंचाई, हाफ गुने में BC आधार है, और ऊंचाई क्या है, AP है। AP हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये AP लिख लिया हमने। अब BC की बात करें तो BC कितना है, तो BC हमारे पास हमें देखा हुआ है ये Y है और ये Y है, ठीक है, दोनों Y हैं, ठीक है, दोनों Y हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई, इसको लिखेंगे 2Y। और AP की बात करें तो AP कितना है, तो AP हमारे पास दिया हुआ है X, तो हम इसको X लिखेंगे। अब हमने X और Y का मान ज्ञात किया था, क्या ज्ञात किया था X और Y का मान, तो X का मान था हमारे पास कितना 2 और Y का मान था 4√2, इसको लिख देंगे भाई। तो X का मान था, देखो Y का मान था कितना 4√2 और X का मान था 2, ये चीज़ आ गया, 2 से 2 कट गया, हम कह सकते हैं इसको 4 दूनी 8, 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया, 8√2 आ गया। ओके, तो ये आपके पास ये आ चुके हैं। डन, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया, 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ हमने ज्ञात कर लिया भाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो आ चुका है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, तो भाई किया क्या है, तो इसमें पहले हमने X और Y को मान गया, Y का मान ज्ञात किया है, उसके बाद जाके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। और किस तरीके से क्या है, स्टेप आपने देखे ही, पहले हमने ये चीज़ें करी हैं, उसके बाद यहाँ पर हमने ये क्या है, दोनों त्रिभुज से इक्वेशन निकाली है और दोनों को आपस में सॉल्व किया, सॉल्व करके X और Y का मान निकाला, और उसके बाद हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का केंद्र O है, भाई 5 सेंटीमीटर वाला कोई वृत्त है, उसका केंद्र O दे रखा है। T एक ऐसा बिंदु है कि OT जो है वो 13 सेंटीमीटर है, OT वृत्त को E पर प्रतिच्छेद करता है। यानी हम क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त बना देते हैं यहाँ पे, ये हमने एक वृत्त बना दिया जिसका केंद्र O है, ठीक है, और बाहर एक बिंदु T है, यहाँ पे एक T बिंदु है, ठीक है। इसकी त्रिज्या जो दे रखी है वो त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या इसकी दे रखी है 5, और यहाँ से O जो है, O से 2T की दूरी जो है वो कितनी है, 13 दे रखी है, ठीक है ना। इसलिए OT जो दे रखा है वो 13 दे रखा है। इसमें अगर यहाँ से मैं स्पर्श रेखा बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है भाई। अब इसने कहा है OT वृत्त को E पर प्रतिच्छेद करता है, OT जो है वृत्त को E पर प्रतिच्छेद करता है, चलो ठीक है भाई, E पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। यदि AB वृत्त E बिंदु पर स्पर्श रेखा है, E बिंदु पर AB जो है वो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा कैसे बनेगी, कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो AB की लंबाई कैसे ज्ञात होगी, तो यहाँ पर इसको भी हमें ये बनाना पड़ेगा और यहाँ से ये टच हो रखा होगा, ठीक है। अब यहाँ से बात करें हम तो ठीक है, ये हमने बना दिया जो कि A और B है, ठीक है, T है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं ये P और Q पॉइंट है। ये इतने पॉइंट आ गए हमारे पास, ओके। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ से हमें निकालना है AB की लंबाई ज्ञात करनी है, AB जो है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मैं दिया हुआ क्या क्या है। तो दिया है में देखा हुआ है, तो भाई O वृत्त का केंद्र है, भाई ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है OT जो है वो 13 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और साथ में त्रिज्या जो OP दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर का दे रखा है, ठीक है भाई, ये चीज़ हो गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है, तो इसमें हम कह सकते हैं AB का मान ज्ञात करना है, भाई AB का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। चलो भाई ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भाई इसमें हल में आते हैं। हल की बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं त्रिभुज OPT
में, भाई त्रिभुज OPT में इसमें क्या होगा, तो त्रिभुज OPT में की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई इसमें कोण P जो है वो 90 डिग्री का होगा। क्या होगा, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमेशा 90 का होता है। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं कोण P जो है वो 90 का है। क्यों है, तो त्रिज्या तथा रेखा के बीच का कोण, स्पर्श रेखा के बीच का कोण। ठीक है भाई, चलो भाई ये हो गया, ये P 90 डिग्री का हो गया। अब इस अनुसार से हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज OPT में इसमें हम लगा सकते हैं पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस क्या कहेगा भाई, OT का वर्ग जो होगा वो OP का वर्ग प्लस में PT के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं OT का वर्ग जो है वो बराबर होगा OP का वर्ग प्लस में PT का वर्ग, इसके बराबर होगा। और OT कितना है, तो OT है 13, तो OT को हम कह सकते हैं 13। OP को क्या कह सकते हैं, तो OP है 5 और PT हमें नहीं पता, PT निकालना है। ठीक है, अब देख सकते हैं 13 का वर्ग कितना होता है, तो 13 का वर्ग होता है 169। ठीक है, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, प्लस में PT का वर्ग है, 25 को उठा के इधर लाएंगे तो 169 माइनस में 25 बराबर में PT का वर्ग, और ये होगा कितना, तो ये होगा 144। तो 144 बराबर में PT का वर्ग होगा, और वर्ग जैसे ही हटाओगे तो 144 पे रूट आ जाएगा जो कि हो जाएगा 12, यानी PT का मान कितना आ गया, तो PT का मान 12 आ गया। चलो भाई एक चीज़ तो आ गई, PT का मान 12 आ गया, लेकिन हमें PT नहीं निकालना, हमें AB निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, AB में ये इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, इतनी बात ठीक है भाई, ये x होगा तो ये भी x होगा। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद देखो ये एक स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो इसके बीच का कोण 90 का ही होगा, 90 का होना जायज़ है, बिल्कुल भाई 90 का होगा तो 90 ही होगा। चलो भाई ये भी ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें अब इसका नाम है A, अब लेते हैं त्रिभुज AET त्रिभुज, देखते हैं भाई क्या होगा। तो आते हैं त्रिभुज AET में, अब इसमें क्या था, कोण E जो है वो 90 डिग्री का था, क्योंकि क्या था, त्रिज्या और कोण E 90 का है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 का होगा, तो 90 इधर है तो 90 इधर भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसमें AET में इसमें भी हम करेंगे पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। अब पाइथागोरस परिमेय में क्या हो जाएगा, तो इसमें हम कह सकते हैं भाई 90 के सामने वाला कर्ण होता है, यानी AT का वर्ग जो है वो AE प्लस में ET, मतलब AT का वर्ग जो है वो AE का वर्ग प्लस में AE का वर्ग प्लस में ET का वर्ग के बराबर होगा, ET के वर्ग के बराबर होगा। अब AT कितना है, तो AT की बात करें तो AT हमें कितना पता है, तो टोटल तो ये 12 है, जैसा कि हमें पता है PT टोटल 12 है। इस 12 में से अगर x को घटा दे तभी तो AT आएगा, तभी आएगा ना। तो हम AT की जगह लिख सकते हैं 12 माइनस में x का वर्ग। ठीक है, 12 माइनस x का वर्ग जो होगा, 12 माइनस x का वर्ग जो होगा वो AT का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद क्या है, AE का वर्ग आ रहा है, तो AE का वर्ग है, तो AE को हम x लिख सकते हैं, इस AE को हम x लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस में ET है, ET कैसे निकलेगा, तो हमें पता है पूरा 13 है, ये पूरा 13 है, उसमें से अगर त्रिज्या को घटा दें तो ET आएगा, तो 13 में से जाएगा 5, भाई त्रिज्या तो 5 ही है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 13 माइनस में 5, इसका वर्ग लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो A का स्क्वायर मतलब 144 प्लस में B का स्क्वायर माइनस में 2AB मतलब 8 दूनी 24x होगा। ठीक है, बराबर में यहाँ क्या है, x का वर्ग और प्लस में 13 में से 5 गया तो 8 बचा, तो 8 का वर्ग यानी 64 हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 24 को उठा के दूसरी साइड लेके जाएंगे, 24x होगा, 64 को इधर ले आएंगे, 144 माइनस में 64 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 80 बराबर में 24x हो गया, और यहाँ से x को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 बटे में 24 हो जाएगा। तो 8 तिया 24 और 8 दाएँ 80, यानी x का मान, यहाँ से हम कह सकते हैं x का मान कितना आ गया,
10/3 सेंटीमीटर आ गया। ये आ गया x का मान, ठीक है भाई, x का मान ये आ गया, x का मान आ गया 10/3 सेंटीमीटर। निकालना क्या था हमें? निकालना ए बी था, ए बी हमें निकालना है। अब ए बी की बात करें तो ए बी क्या है? ए ही अगर x है तो ये भी तो x ही होगा, ये भी सेम होगा x, यानी ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी को हम लिख सकते हैं 2x। हमें निकालना है ए बी ज्ञात करना है और ये कितना होगा? 2x होगा, और 2x की जगह 2 गुने में 10/3 आएगा, यानी हम कह सकते हैं 20/3 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया ए बी ठीक है, तो यहाँ से ए बी का मान ज्ञात हो गया, जो कि ये आपके पास हो गया और ये आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हमने कंप्लीट किया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं था, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। इसमें हमने किया क्या है, तो हमें पता है ये 90 डिग्री का कोण था, 90 का है तो पाइथागोरस लगेगा, पाइथागोरस हमने लगाया और लगा के हमने पीटी ज्ञात कर लिया, पीटी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब पीटी जो हमारा ज्ञात हो गया, उसके बाद हमने देखा कि ये स्पर्श रेखा जो इसने खींचा कहा था जिसकी लंबाई ज्ञात करनी थी, उसमें यहाँ भी 90 का आएगा, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें भी लगाया हमने पाइथागोरस, और पाइथागोरस लगा के हमने यहाँ से भी x का मान ज्ञात कर लिया। और जब x का मान ज्ञात हो गया तो ए बी तो 2x था ही, तो उसको 2 से गुना कर दिया और चीज़ें हमारे पास सामने है, ठीक है। चलो भाई आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका और इसका। और इसी के साथ हमारा आज की क्लास समाप्त होती है। आज हमने टाइप 3 के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है भाई, टाइप 3 में जो क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास, ठीक है, उस चीज़ को हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, ठीक है, और उसमें देखेंगे नए नए क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि एक टाइप और आपके पास आने वाला है और उसके बाद चीज़ समाप्त हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि जो हमारा प्रैक्टिस को सेशन है वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर हम देख लेंगे भाई जो मतलब हमने क्या किया है, इस तरह से इस चीज़ों को डिज़ाइन किया है, जो पैटर्न के क्वेश्चन तुम्हारे बन रहे हैं, ठीक है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चलते जा रहे हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन फ़ायदा होने वाला है। मतलब कि ऐसा नहीं दिखेगा कि बोर्ड के पेपर में ऐसा लगे कि भाई कुछ नया आ गया, नया कुछ नहीं दिखेगा, हर चीज़ इससे मिलती जुलती ही आपको दिखेगी, ठीक है, जिससे आपकी गलतियाँ होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो बस साथ में जुड़े रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मज़ा आता रहेगा, ठीक है। चलो इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के लिए 100% फ्री एजुकेशन, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, और वेबसाइट जो कि है www.magnetbrain.com, ठीक है। इस पर क्लिक करते के साथ जैसे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसके अंदर आप देख सकते हो इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इसको डिवाइड किया बनाया गया है, जिसमें कि क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, टीचर्स के भी अलग अलग इसमें पैटर्न आपको दिखेंगे कि अलग अलग तरह के टीचर्स दिखेंगे, उसके अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्स को आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कैसे? तो यहाँ हम देखते हैं, देखो क्या है, इंग्लिश मीडियम का सेक्शन है, हिंदी मीडियम का है, एनटीएससी, ओलंपियाड है, ये सारे सेक्शन अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे, हिंदी मीडियम पे क्लिक करते के साथ ऐसे आ जाएंगे, यहाँ पर टीचर सारे के सारे आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ पर जैसे कि आप चाहते हो कि भाई कोई सा टॉपिक पुराना वाला मुझे पढ़ना है जो कि छूट गया और समझ में नहीं आ रहा, उसको रिलेट करवाना है। जैसे मैं फिर से कहूँगा, जैसे हम वृत्त चैप्टर कर रहे हैं, अब इसी के कंसेप्ट को पढ़ना था, तो ये कंसेप्ट कहाँ से ढूंढे हुए, कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। वॉच नाउ पे गणित के विषय में वॉच नाउ के मेरे सामने यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ यहाँ पर आप देखेंगे हमने जितने भी चैप्टर पढ़े थे वो सारे के सारे आपके सामने हैं। वृत्त पर यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करते साथ इसमें कंसेप्ट वीडियो को आप देख सकते हो। इसी तरह से कोई भी चैप्टर, कोई भी कहीं भी डाउट होता है तो उस पर आप क्लिक कीजिए और सीधे के साथ आप उस वीडियो में पहुँच जाएंगे और वीडियो कुछ इस तरह से प्ले हो जाएगी आपके सामने, और उसका फ़ायदा आप बिल्कुल आराम से आरामदायक तरीके से कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से यहाँ आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद जैसे कि मैग्नेट ब्रेन के यूट्यूब चैनल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर भी आपके सामने प्लेलिस्ट सारी के सारी अवेलेबल होगी, ठीक है, जिसमें जो आपके एनसीईआरटी का सिलेबस है वो भी, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं, उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें भी आपको पता है रेगुलर क्लासेज होती रहती है, इसके अंदर रेगुलर क्लासेज होती है जिसको आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। एक रेगुलर सिस्टमेटिक तरीके से, कहते हैं पंक्चुअल तरीके से अगर आप बने रहेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, कि आपका माइंड बिल्कुल शार्प होने वाला है, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको
चलना होगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक क्लास को उसके टाइमिंग के अनुसार ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर ऐसे ज्वाइन करते हो तो आप बिल्कुल शार्प होने वाले हैं और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए आपको करना पड़ेगा कम्युनिटी पे क्लिक। कम्युनिटी पे क्लिक करते आप इसमें हर एक सब्जेक्ट की टाइमिंग को देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की कौन सी टाइमिंग है, कितने टाइमिंग पे कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन भी आती रहेगी कि भाई कौन सा वीडियो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च किया हुआ है, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के लिए है। यानी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और आपके साथ साथ आपके जानकार में, रिलेटिव में, जो भी आपके जान पहचान में हो हैं, जो 6ठी से 12वीं कक्षा तक के कक्षा में पढ़ते हैं, तो उनको आप ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपके फ़ायदे के साथ साथ उनका फ़ायदा भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरों का फ़ायदा होना भी ज़रूरी है। ठीक है, चलो भाई, इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।